आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की 11वीं की हिंदी की पुस्तक में संकलित नमक का दरोगा कहानी के बारे में। कहानी शुरू करने के पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं। बच्चों, इस कहानी के लेखक कथा सम्राट प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी, हिंदी साहित्य की बात हो तो प्रेमचंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, न जाने कितने विशेषण प्रेमचंद जी के लिए लिखे गए हैं, फिर भी वो सब उनके व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कम ही हैं। प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन कराती है। प्रेमचंद जी का मानना था कि साहित्य एकमात्र ऐसी चीज़ है जो विश्वात्मा का दर्शन कराती है। हर एक में, जीवन के हर रूप में, दुनिया की हर चीज़ में आत्मा का अनुभव कराना, एक रहस्य का उद्घाटन करना, ये साहित्य का काम है। प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही ग्राम में सन 1880 में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। माँ पिता से जो नाम इन्हें मिला था वो धनपत राय था। इन्होंने शुरुआती जो रचनाएं अपनी की नवाब राय के नाम से की थी। इनका जो पहला संग्रह था, कथा संग्रह सोज़े वतन, नवाब राय के नाम से लिखा गया था, लेकिन इस संग्रह को अंग्रेज़ सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया कि इसमें क्रांति की बातें लिखी गई हैं। एक तरह से विद्रोह का कारण बताकर इस पुस्तक को जब्त कर लिया गया और उसके बाद प्रेमचंद जी ने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया और फिर उन्होंने अपनी सारी रचनाएं प्रेमचंद के नाम से की। इन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों में अपने कलम का जादू बिखेरा है। यहाँ पे उनकी कुछ मुख्य जो उपन्यास और कहानियों के नाम दिए गए हैं। करबला और संग्राम जैसे इन्होंने नाटक भी लिखे। निबंध संग्रह भी प्रेमचंद जी का पाया जाता है। पर प्रेमचंद जी के उपन्यास और कहानियाँ, ये दोनों मनुष्य के जीवन का, समाज का, उस समय की दुनिया का ऐसा चित्रण करती हैं जो हमें आज भी अभिभूत कर देती हैं। इनके सारी कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में, हिंदी कथा साहित्य में जब युगों का बंटवारा होता है तो वो प्रेमचंद को आधार बनाकर प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और प्रेमचंद के पूर्व का युग, तो इतना सब कुछ उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है कि उनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसने अगर प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है तो यही कह सकते हैं कि उसने तो हिंदी साहित्य का ककहरा भी नहीं पढ़ा है। हिंदी साहित्य का परिचय तो उसने जाना ही नहीं है। प्रेमचंद जी का प्रारंभिक जीवन बड़े अभावों में रहा। किसी तरह से इन्होंने बीए तक की शिक्षा पाई। इच्छा होते हुए भी एमए में प्रवेश नहीं ले सके क्योंकि जिम्मेदारियां खड़ी थी सामने। बीए के बाद अध्यापक की नौकरी कर ली, सरकारी नौकरी भी मिली थी, लेकिन आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें उस नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद नौकरी तो चली गई, फिर लेखन कार्य से ही इनका जीवन यापन चलता रहा। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में इनका योगदान किसी भी तरह से कम नहीं हुआ। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष जो था उनकी रचनाओं में भी सामने आता है कि जो उन्होंने संघर्ष किया था कहीं ना कहीं रचनाओं में दिखाई पड़ता है। जीवन का यथार्थ और आदर्श इसमें दोनों था। प्रेमचंद जी की कहानी आदर्श और यथार्थ दोनों से मिलजुल कर बनती है। इनकी जो शुरुआती कहानियाँ थे उसमें कल्पना और रोमानियत के थोड़े लक्षण, थोड़ी झलकियाँ मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनकी रचनाएं प्रौढ़ होती गईं वैसे वैसे उनमें यथार्थवाद और आदर्श दोनों का महत्व बढ़ता गया। इन्होंने स्वयं अपनी
कहानियों को एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा है कि ऐसा यथार्थवाद जो आदर्श की तरफ बढ़े, आदर्श की तरफ प्रगति करे। और प्रेमचंद जी ने ये बातें सिर्फ कहानियों के लिए नहीं लिखी, सिर्फ सुनाने या दिखाने के लिए इस आदर्श और यथार्थ को नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने अपने जीवन में भी अपनाया था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करने के लिए सिर्फ कहानियाँ और उपन्यास नहीं लिखे, बल्कि स्वयं भी एक विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके समाज में ये स्थापित किया, ये समाज को दिखाया कि यथार्थ और आदर्श सिर्फ कहने लिखने की नहीं बल्कि अपनाने की चीज़ें होती हैं। उनके उपन्यासों में भी ऐसे बहुत सारे भाव, ऐसे बहुत सारे विचार मिलते हैं जिनमें आदर्श और यथार्थवाद की बड़ी सुंदर परिकल्पना की गई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ये सारी कहानियाँ इसी तरह की हैं कि धीरे धीरे जो हमें आदर्श की तरफ ले जाती हैं। कुछ उनकी कहानियाँ, गोदान पूस की रात, कफन इत्यादि उनकी कहानियाँ हैं जो कठोर वास्तविकता को, जो जीवन का एक कठोर सच है, खुरदुरा यथार्थ है, उसे प्रस्तुत करती हैं। और उनकी कहानियों की एक विशेषता रही है, या कहा जाए कि उन कहानियों में, उन उपन्यासों में जो आत्मा है वो शायद अजर अमर है। आज भी हम प्रेमचंद जी की कहानियों को पढ़ते हैं, सैकड़ों साल से ज़्यादा हो गए हैं उन कहानियों की रचना हुए, लेकिन आज भी हम जब उनकी कोई कहानी पढ़ते हैं हमें कुछ न कुछ उसमें अपने सीखने लायक भी मिलता है। अर्थात एक सदी बीत चुकी है, लेकिन प्रेमचंद की कहानियों का भाव, उनके विचार आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक हैं, हमें कुछ सिखाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, नमक का दारोगा, ये इसका पहला प्रकाशन 1914 में हुआ था, यानी 100 साल से भी ज़्यादा इस कहानी को हो गए जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। बच्चों, ऐसी रचनाएं पढ़कर सुनकर जो इतनी महान है, जिन्हें हम सैकड़ों सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनका महत्व आज भी कम नहीं हुआ, तो हम इन्हीं के आधार पर कहते हैं कि साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बिखर गई, एक बार खिल गई, एक बार महक गई, तो पता नहीं कितने अनंत काल तक वो हमें कुछ न कुछ देती रहती है, हमें महकाती रहती है, हमें अच्छी चीज़ें देती है। तो इसी नमक के दारोगा की कहानी आज हम इस पुस्तक में पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस कहानी के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि कहानी तो हमें पढ़नी ही है। यहाँ पे जो पुस्तक में दिया गया है, कहानी का एक सारांश, कहानी का जो थीम दिया, उसका भाव दिया है, इसे पढ़कर आप अपने शब्दों में कहानी का भाव लिखने का प्रयास कर सकते हैं, तो जिससे आपका अभ्यास भी होगा और लेखन और आपकी जो वाक्य निर्माण दोनों आपका थोड़ा अच्छा होगा। इस कहानी का जो मुख्य भाव है, मुख्य आदर्श है, सत्यमेव जयते, कि सत्य की जीत होती है, धर्म हमेशा जीतता है, सत्य हमेशा जीतता है। हाँ, ये बात अलग है कि यथार्थ में उसे थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं, थोड़ा लज्जित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, लेकिन एक समय उसे अपनी ईमानदारी, धर्म और अपने सत्य का फल मिलता ज़रूर है, जैसा कि इस कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर के साथ होता है। तो अब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहानी की चर्चा करके उसका जो रस है वो कम नहीं करके सीधे हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नमक के दारोगा में हमें क्या मिलता है, कितनी रोचकता, कितना मनोरंजन और कितना हमारे लिए कुछ नैतिक शिक्षा छिपी हुई है, हम इससे क्या क्या सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम ये कहानी नमक का दारोगा। कहानी की शुरुआत हुई है नमक का दारोगा, जिसका शीर्षक दिया गया है। यहाँ सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि ये नमक का दारोगा, इसकी पृष्ठभूमि पहले प्रेमचंद जी तैयार करते हैं कि ये नमक का दारोगा क्या है, कहाँ से संबंधित है, कैसी चीज़ें आती हैं। तो देखते हैं।
इसमें एक चीज़ का ध्यान देंगे, बहुत सारी, हालांकि कहानी बहुत रोचक है लेकिन इसमें व्याख्या के लायक बहुत सारे स्थान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी की विस्तृत विवेचना, चूँकि आप 11वीं कक्षा में आए हैं, आप साहित्य पढ़ना शुरू किए हैं और साहित्य में 11वीं कक्षा से आपकी जो हिंदी है साहित्य में आ जाती है। अभी तक आपने उसे एक भाषा के रूप में पढ़ा था। तो चूँकि हम साहित्य पढ़ रहे हैं और साहित्य में सबसे पहला पाठ आपको प्रेमचंद का मिल रहा है, तो मुझे लगता है उसको अच्छे से समझना, विस्तार से जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो हो सकता है ये पाठ आपके सामने 2 भागों में आए। अगर ऐसा हमें लगता है कि इसकी व्याख्या में समय की कमी के कारण कुछ छूट रहा है, तो हम इसे 2 भागों में प्रस्तुत करेंगे। और कहानी में कुछ भी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ छोड़ने लायक है, किसी चीज़ का हम शॉर्टकट करें, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है, बहुत कुछ सिखाने वाली है और साहित्य की शुरुआत हो रही है, तो साहित्य का विस्तृत रूप हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले जो लेखक बता रहा है कि ये नमक का विभाग क्या है, नमक का दारोगा क्या है, पहले उसका एक परिचय वो बता रहे हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अब यहाँ पे जो प्रेमचंद जी कह रहे हैं या बताना चाहते हैं, एक रोचक ढंग से शुरुआत कर रहे हैं कि नमक का दारोगा आया कहाँ से। कि जब नमक का नया नया विभाग बना, ये उस समय की बात है जब नमक बनाना या नमक करना गैर कानूनी घोषित किया गया, कि यानी नमक कोई नहीं, हर एक नहीं बना सकता, हर एक इसका व्यापार नहीं कर सकता। जो इसका लाइसेंस जिसके पास है, जिसने अपना पंजीकरण करवाया है, वही इन चीज़ों का व्यापार कर सकता है। तो जाहिर है कि जब इसका विभाग बना तो इसमें अफसर भी नियुक्त होंगे, इसमें कर्मचारी भी नियुक्त होंगे। तो इसी तरह से नमक का नया विभाग बना और नमक जो पहले बड़ी आसान सी चीज़ थी, बड़ी प्राकृतिक मानी जाती थी, इसका व्यापार करने की हर एक को मनाही हो गई, कोई कोई ही कर सकता है। तो इसके साथ चोरी भी जुड़ गई, काला बाजारी भी जुड़ गई, बहुत सारे छल प्रपंच, इसके व्यापार के नए नए तरीके लोग ढूंढने लगे। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, किसी न किसी तरह से सब इसमें अपने फ़ायदे की बातें सोचते थे। अधिकारियों के पौ 12 थे, पौ 12 यानी बड़ा लाभ ही लाभ होना। जो इससे जुड़े अधिकारी थे उनके चारों तरफ लाभ ही लाभ थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारी की जो नौकरी थी उस समय बड़ा सम्मानित पद पटवारी का माना जाता था। पटवारी या लेखपाल बच्चों उन्हें कहा जाता था जो ज़मीनों की पैमाइश और उनकी सारी जो उनके नक्शे और ज़मीनें, जो सबकी खेत में ज़मीन है, खेत हैं, बाग बगीचे, ये सब कहाँ है, किस स्थिति में है, कितने फुट कितने इंच तक की किसकी क्या ज़मीन है, यानी उनका सारा लेखा जोखा जिनके पास रहता था उसे पटवारी या लेखपाल कहा जाता था। तो पूरे गांव की दुनिया उनके छोटे से कागज़ के नक्शे में सिमटी रहती थी और वो बड़े समझदार, बहुत बुद्धिमान और बड़े सम्मानित माने जाते थे। उस समय बड़ा सम्मानित पद ये था। तो उस पद को भी छोड़कर लोग नमक विभाग की नौकरी के लिए, बरकंदाजी उसके लिए प्रयास करते थे, वहाँ आगे बढ़ना चाहते थे। और इसके दरोगा के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकील उस समय बड़े सम्मानित पद, बड़ा सम्मानित स्थान था समाज में वकीलों का। उन्हें भी लगता था कि अगर नमक के दरोगा का पद मिल जाए तो वकालत तो हम छोड़ ही दें। ऐसी उस समय नमक विभाग की और इसके नौकरी का ऐसा स्वरूप था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक वस्तु समझते थे, कि वो समय ऐसा समय था समाज में अंग्रेजी पढ़ना और ईसाई बन जाना दोनों एक माने जाते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी भाषा का प्रभाव सबसे ज़्यादा था और फारसी साहित्य में जो सबसे ज़्यादा मिलता है प्रेम की कथाएं और श्रृंगार के काव्य, इसे पढ़ पढ़कर भी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाते थे। कि फारसी में थोड़ी अच्छी शिक्षा पा ली, उच्च शिक्षा मिल गई तो वो किसी भी पद के योग्य माना जाता था। मुंशी वंशीधर भी इन्हीं में से एक थे। मुंशी वंशीधर जो इस कहानी के
नायक हैं। मुंशी बंशीधर भी फारसी में उच्च शिक्षा ग्रहण कर, यानी यहाँ पे कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं जो उस फारसी भाषा की प्रेम कथाएं हैं। जुलेखा की विरह कथा, मजनू फरहाद, ये सारी लैला मजनू शेरी फरहाद का जो, तो ये सारी कहानियों को पढ़कर, यानी इसी साहित्य में, फारसी साहित्य में उन्होंने शिक्षा पाई। और ये फारसी साहित्य ही, यहाँ पे एक कंपैरिजन बड़ा अच्छा दिया है कि इस प्रेम वृत्तांत को नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अर्थात नल नील की लड़ाई यानी धार्मिक या पौराणिक कहानियाँ रही हो, या अमेरिका का क्या आविष्कार कर रहा, विज्ञान में क्या हो रहा है, इन दोनों पक्षों से कहीं ज़्यादा फारसी में उच्च शिक्षा का महत्व था। और यही शिक्षा पाकर वंशीधर नौकरी की खोज में निकले कि मैं, यानी इतनी शिक्षा पा ली तो मैं बहुत शिक्षित हूँ, लोगों की नज़र में भी, बाकी दुनिया में क्या हो रहा, विज्ञान में क्या हुआ, पुराणों में क्या क्या, इसका कुछ मतलब नहीं, जो अभी हमने पढ़ा है ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। और इतना पढ़ने के बाद तो नौकरी पाना आवश्यक ही है, मुमकिन ही है। ऐसा सोचकर वंशीधर जब नौकरी की खोज में निकले तो उनके पिता उन्हें कुछ सलाह देने लगे। जब बच्चा पहली बार घर से बाहर जाता है तो माता पिता उसे कुछ सिखाना अपना कर्तव्य समझते हैं। ये आपको भी अनुभव होता होगा। आज भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको 10 तरह की बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो वो तो अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए जा रहे थे, तो पिता उन्हें समझाते हैं, अपने अनुभव, समझाते नहीं कह सकते हैं, कि अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें दुनियादारी की सीख देते हैं। बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ी चली जा रही हैं। ये जो पूरी पंक्तियां हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। ये कुछ पंक्तियां जो लगभग, ये पूरा पैराग्राफ कह सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कि मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें सारी बातें बताते हैं कि कहते हैं कि घर की दुर्दशा तो देख ही रहे हो, ऋण को बोझ से दबे हैं, चारों तरफ से कर्जे हम पर लदे हैं, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कहने के पीछे आशय क्या है, घास फूस की तरह बढ़ना क्या होता है, वो भी लड़कियों के लिए। तो ये उस समय का ज़माना था, जो समाज की एक सोच थी, समाज में बहुत ज़्यादा उच्च या बहुत सम्मानित स्थान लड़कियों को उस समय नहीं दिया जाता था। घर में लड़कों को खाने के लिए घी दूध दिया जाता था, लड़कियों के लिए सादा खाना, कि इन्हें कौन सा हमारे घर रह के सेवा करनी, इन्हें तो पराए घर जाना है, लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। इसके पीछे एक तो ये भाव रहता था कि लड़कियां पराई हैं, दूसरे के घर जाएंगी, दूसरा भाव ये कि बहुत अच्छा खाएंगी पिएंगी तो बहुत जल्दी इनका विकास होगा, और जब इनका विकास बहुत जल्दी होगा तो हमें इनके विवाह की चिंता भी बहुत शीघ्र करनी पड़ेगी। ये भी एक भाव उसके पीछे होता था। तो घास फूस की तरह बढ़ने का मतलब था किसी विशेष देखभाल के भी वो बढ़ती चली जा रही हैं, विकास करती जा रही हैं, बहुत जल्दी बड़ी हो रही हैं। जैसे घास फूस को कोई खाद पानी नहीं दिया जाता है, बड़ी उपेक्षित रहती है घास, फिर भी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही ये लड़कियां हैं, बिना किसी विशेष देखभाल के भी बहुत जल्दी बढ़ रही हैं। इनकी शादी की चिंता, इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि इनके शादी ब्याह की चिंता हमें करनी है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष यानी बिल्कुल किनारे, नदी के किनारे या किसी टीले के किनारे की तरफ जो पेड़ लगा होता है, नदी के किनारे पे विशेषकर, कि जो नदी की धारा उससे टकराती है, उस मिट्टी से टकराती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी कटती जाती है, और एक समय ऐसा होता है कि पेड़ के जड़ों के नीचे की बहुत सारी मिट्टी निकल जाती है और वो कभी भी धराशायी हो जाता है, कभी भी गिर जाता है। यानी वो कहते हैं कि मैं कगारे पर का वृक्ष हूँ, मेरा जीवन अब बिल्कुल किनारे आ लगा है, उम्र के बहुत थपेड़े मुझे लग चुके हैं, उम्र की लहरों ने मुझे बहुत मार दिया, और अब मैं कब समाप्त हो जाऊँ ये कहा नहीं जा सकता। तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, तुम ही घर में अब सबसे बड़े हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ओहदा नहीं पद, डेजिग्नेशन, कि नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना कि क्या पद मिल रहा है, यह तो पीर का मज़ार है,
नौकरी वैसी ढूंढना जो पीर के मज़ार की तरह हो, छोटी भले हो पर चढ़ावा वहाँ खूब आए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। एक पिता होते हुए भी अपने पुत्र को सीख दे रहे हैं कि ऐसी नौकरी खोजना जहाँ ऊपरी कमाई हो, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वंशीधर के पिता उनसे कहते हैं कि नौकरी देते समय पद पे ध्यान मत देना कि कौन सा पद मिल रहा है, ध्यान ये देना कैसा पद मिल रहा है। मज़ार वाला पद हो, यानी जहाँ चढ़ावा आए, जहाँ ऊपरी आय हो, वैसी नौकरी ढूंढना, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। महीने में एक बार जो बंधी बधाई सैलरी मिलती है वो तो पूनम के चांद की तरह होती है, जो जिस दिन मिलती है उस दिन बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा संख्या में दिखती है, लेकिन थोड़े समय में ही वो अमावस्या का चांद हो जाती है, अर्थात थोड़े समय में समाप्त हो जाती है और फिर आते आते बड़ा लंबा समय लगता है। जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो महीने में बंधा बधाया वेतन जो मिलता है वो पूनम के चांद की तरह होता है, जो बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है और जल्दी आता नहीं। जबकि जो ऊपरी आय है, जो ऊपरी कमाई, वो चढ़ावा शब्दों पर जो उन्होंने कहा है कि जो ऊपरी कमाई है वो तो झरने की तरह है, बहता हुआ स्रोत है, जो झरने की तरह है, निरंतर प्रवाहशील रहता है, निरंतर कुछ ना कुछ उससे मिलता रहता है। कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा पता नहीं, पर आ रहा है, वो बंद नहीं हो रहा। तो ऊपरी आय से लगातार पैसे घर में बने रहते हैं। वेतन मनुष्य देता है, सैलरी मनुष्य बॉस देता है, ऑफिसर देता है, सरकार देती है। तो जो वेतन मनुष्य देता है इसीलिए उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर की कृपा से मिलती है। ऊपरी आमदनी वाली नौकरी सबको नहीं मिलती, भगवान की कृपा से मिलती है, इसीलिए उसमें बरकत होती है, इसी से उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये सारी बातें वंशीधर के पिता उन्हें समझाते हैं। अब ये समझाते हुए हम ये भी इसके पीछे कभी कभी सोचते हैं कि पिता और बेटे को बेईमानी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जीवन के उनके अपने अनुभव हैं, अपने कष्ट हैं, जो सारे कष्ट उन्होंने सहे पैसे के अभाव में, वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी वो सहे। तो वो उसे वो सारी चीज़ें बताते हैं जिससे समाज में हमें पैसा और रुतबा दोनों मिल सके। जो गलती मैंने की वो तुम मत करना, कुछ इस तरह की बातें वो अपने पुत्र को कहते हैं। आगे उनसे कहते हैं कि तुम बड़े विद्वान हो, क्या बताऊं, लेकिन विवेक से काम लेना। जीवन में कहीं भी कोई भी कैसी भी नौकरी करो, विवेक की बड़ी ज़रूरत होती है, बुद्धि की, सोच समझ की बड़ी ज़रूरत होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। कि किसी से काम निकालने के लिए अवसर देखो, उसकी आवश्यकता देखो और तब उसके अनुसार तुम कोई एक्शन लो, कोई प्रतिक्रिया करो। यानी जब मनुष्य गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। कि किसी की अगर मजबूरी है तो उस मजबूरी का फ़ायदा खूब अच्छे से उठा सकते हो, लेकिन अगर कोई मजबूर नहीं है तो उससे तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बेगरज को दांव पर पाना कठिन है, यानी जिसकी कोई मजबूरी नहीं है, जो अपने में परफेक्ट है, उसके साथ तुम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। हाँ, लेकिन जो मजबूर है वहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये सारी बातें वंशीधर के पिता उन्हें कहते हैं कि ये मेरी जन्म भर की कमाई है, जन्म भर का अनुभव है, इन बातों को निगाह में बांध लो, यानी इन्हें ध्यान में ज़रूर रखना। और पिता से सारे उपदेश लेने के बाद वंशीधर उनकी आज्ञा लेके उनके चरण स्पर्श करके चल देते हैं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। इस बड़े संसार में अकेले वो चल देते हैं, उनके साथ मित्र के रूप में धैर्य, उनका धीरज, रास्ता दिखाने के रूप में उनकी बुद्धि और सहायक के रूप में उनका अपना
कॉन्फिडेंस, आत्मावलंबन, अपने आप पे निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये सारी चीज़ें, यानी अपने आप ही खुद स्वयं ही वो अपने सहायक थे। और बड़े अच्छे मुहूर्त से घर से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। बड़े अच्छे मुहूर्त से घर से निकले थे, जैसे ही गए नमक विभाग के दारोगा का पद उन्हें मिल गया। अच्छा वेतन और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जो पिताजी ने कहा था, बहता हुआ स्रोत, बहते हुए स्रोत वाली नौकरी उन्हें मिल जाती है। वृद्ध पिता को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। बूढ़े पिता ने ये खबर सुनी तो बड़े खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। और इसकी प्रतिक्रिया लोगों पर क्या पड़ती है? महाजन कुछ नरम पड़े, जो जिनसे उधार लेने वाले थे, जिनका बहुत सारा कर्जा इनके ऊपर था, वो सारे कुछ नरम पड़े, सब थोड़े ढीले हुए कि अब तो बेटा दरोगा बन गया, पैसे तो चुकेंगे ही, मिलेंगे ही, लेकिन ज़्यादा कुछ किया तो कहीं हमारे ऊपर ना बनाए। कलवार की आशा लता लहलहाई। जो व्यापारी वर्ग था वो सब प्रसन्न हुए कि कुछ ना कुछ हम सबको कहीं ना कहीं से फ़ायदा होगा। और पड़ोसी जल भुन गए, पड़ोसियों के हृदय में सोल उठने लगे। पड़ोसी कांटे चुभने लगे, शूल उठना यानी कांटे चुभना। पड़ोसियों के हृदय थोड़े जलन से, थोड़ी ईर्ष्या से चुभ गए, दुखी हो गए। तो यहाँ पर नौकरी मिल गई, एक अच्छी खासी नौकरी वंशीधर को मिल जाती है और उनका एक नया जीवन शुरू होता है। वंशीधर अपनी नौकरी शुरू कर देते हैं। वो अभी 6 महीना हुआ था नौकरी करते, पड़े अपने अफसरों के बड़े प्रिय हो गए थे। उनकी कार्यकुशलता, उनके विचार व्यवहार से अफसर बड़े खुश रहते थे। एक दिन वो सो रहे थे रात के समय, सब अपने अपने में मस्त थे, लेकिन अचानक दरोगा जी की यानी वंशीधर की नींद खुलती है। तो उन्हें लगता है कि रोज़ जहाँ बहती हुई नदी की आवाज़ आती थी, आज गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। यानी नदी के आवाज़ की जगह दूसरी आवाज़ें उन्हें सुनाई पड़ रही हैं। उन्हें शंका होती कि इतनी रात में कौन सी गाड़ियाँ हैं जो नदी के पार जा रही हैं, और इस शंका के वशीभूत हो उन्हें इसका कोई तर्क नहीं मिला अच्छा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उनकी शंका और बढ़ती गई। उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा वगैरह जेब में लिया और घोड़े पे बैठे तुरंत पुल पर आ गए। पुल पर देखा तो बड़ी लंबी गाड़ियों की कतार जा रही थी। उन्होंने पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं। बड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर किसी ने उसी में से कहा, पंडित अलोपी दीन की, दातागंज के पंडित अलोपी दीन। मुंशी वंशीधर चौके की पंडित अलोपी दीन तो इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं। लाखों रुपए का उनका व्यापार है, बड़े चलते पुरचे यानी बहुत जाने समझे लोग हैं। अंग्रेज अफसर भी इनके यहाँ दावत खाने और शिकार खेलने के लिए जाते हैं। ऐसे मुंशी पंडित अलोपी दीन को इतनी रात में गाड़ियाँ ले जाने की क्या ज़रूरत है? कानपुर गाड़ियाँ जाएगी ऐसा सुनकर उन्होंने आगे पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता है। वंशीधर घोड़ा आगे बढ़ाकर जब देखते हैं सामान को टटोलकर, तो नमक उसमें बंधा हुआ है ऐसा वो देखते हैं। कोई उन्हें कहता नहीं, वो देखकर ही अपना भ्रम दूर करते हैं, नमक है। और उन्होंने काफिले को वहीं पे रोक लिया। काफिले के सबसे पीछे पंडित अलोपी दीन भी अपने रथ पर चले आ रहे थे। जब आकर उनसे लोगों ने कहा कि दरोगा ने गाड़ियां रोक ली हैं और आपको बुलाते हैं, तो पंडित अलोपी दीन को बिल्कुल कोई डर, कोई झिझक, किसी भी तरह का कोई किसी प्रतिक्रिया का अंदेशा नहीं होता, बल्कि उनकी जो प्रतिक्रिया है बिल्कुल शांत है कि कोई बात नहीं है, आ रहे हैं। क्योंकि उनको अपनी लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपी दीन का मानना था कि इस दुनिया का तो छोड़ो, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही चलता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वही इन्हें जैसा चाहती है नचाती है। यानी मेरे पास लक्ष्मी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बड़े गर्व से कहे हम आते हैं।
बड़े आराम से पान वान खाया और धीरे धीरे जब अपने रथ से आए तो आकर बड़ी विनम्रता से वंशीधर से कहते हैं, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। वंशीधर ने उसकी इस विनम्रता का बड़ी रुखाई से जवाब दिया, सरकारी हुक्म है, मेरी कोई आज्ञा वाज्ञा नहीं, सरकारी हुक्म है कि रात में इस तरह से गाड़ियाँ बिना परमिशन के नहीं जा सकती। अलोपी दीन ने कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हमारे सरकार तो आप हैं। थोड़ा बटरिंग करते हुए, थोड़ा उनका गुणगान करते हुए कि हमारे भगवान तो आप ही हैं, हमारे सरकार आप ही हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाते और आपको भेंट न चढ़ाते। आप यहाँ क्यों चले आए? हम तो आपके यहाँ आ ही रहे थे। वंशीधर पर उनके इस विनम्रता का, इस लालच भरे जो संदेश वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईमानदारी की उमंग मन में भरी हुई थी। कड़क कर बोलते हैं, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। वंशीधर कहते हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो पैसे पर अपनी ईमानदारी बेच देते हैं। हम सरकार के नौकर हैं तो सरकार की बातों का, उनके कानूनों का, नियमों का पालन करते हैं। इस समय आप हमारी हिरासत में और आपका चालान किया जाएगा। इससे ज़्यादा बातें मैं नहीं करना चाहता और अपने सिपाही से, जमादार बदलू सिंह से कहते हैं कि इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, उसे आदेश देते हैं कि पंडित अलोपी दीन को अभी हिरासत में लो, इनका चालान किया जाएगा। तो ये जो यहाँ तक की कहानी है बच्चों, हम इस पहले पार्ट को, पहला वीडियो मैं यहीं तक आपके लिए रखती हूँ कि आप इसे आराम से, आसानी से, धीरे धीरे सुने और पूरी तरह से समझें कि वंशीधर यहाँ पर एक ऐसे ईमानदार और कड़क अफसर के रूप में सामने आते हैं जो कानून का, नियमों का पालन करने के लिए, अपने विभाग का भला करने के लिए हर तरह से वो उपयुक्त हैं और बिना किसी से डरे, बिना किसी लालच में पड़े वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। संभवतः उनके पिता ने जो बातें कही थीं, उस बहते हुए स्रोत को पाने के लिए वंशीधर बिल्कुल लालायित नहीं हैं। और इसी का उदाहरण है कि पंडित अलोपी दीन का प्रलोभन अस्वीकार करके वो उन्हें हिरासत में लेने की बात करते हैं। तो इसी के साथ कहानी आगे और रोचक हो रही। इसका अगला भाग हम, आगे का बचा हुआ भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों, दूसरे वीडियो के साथ हम